नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सचिव जयदीप मजूमदार ने महामहिम के साथ 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह अध्यक्षता की। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव एल्बर्ट चुआ भी मौजूद रहे। इस दौरान सिंगापुर आसियान भारत संवाद संबंधों के लिए भारत का देश समन्वयक है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों, सभी आसियान सदस्य देशों, आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधियों और आसियान के उप महासचिव ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि 26वीं AISOM में आसियान भारत संबंधों के दायरे को जुड़ाव के 3 स्तंभों राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक में दर्शाया गया है। जैसा कि आसियान भारत कार्य योजना 2021 से 2025 में परिलक्षित होता है, वरिष्ठ अधिकारियों ने आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 2023 में जकार्ता में 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया, यानी घोषित किया। आपको बता दें, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में घोषित प्रधानमंत्रियों के 12 सूत्रीय प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के दशक को चिन्हित करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस साल के अंत में वियतनाम लाओ PDR में आयोजित होने वाले आसियान भारत शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। आसियान पक्ष ने आसियान क्षेत्र में आसियान के नेतृत्व वाले ढांचे को भारत के निरंतर समर्थन की सराहना की। और कर्नाटक के हुकेरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की और जनसभा को उन्होंने यहां पर संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजेश नेरेली जी, श्री निखिल कट्टी जी, बहन शशिकला जोले जी, श्री रमेश कट्टी जी, श्री दुर्योधन एहोल जी, श्री सतीश अप्पाजी गोल जी, महंतेश जी, श्री ईरन्ना कडाडी जी, श्री बसवराज हुंडरी जी, बाला साहब वड्डर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं चिकोड़ी आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई अन्ना साहब झोले जी, जोर से ताली बजाओ अन्ना साहब के लिए। और इस विशाल जनसमूह में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, यहां आने में देर हो गई। कुछ तो अन्ना साहब ने आपको जल्दी बुला दिया, कुछ मैं देर से आया, कुछ मंडप छोटा पड़ गया। इतनी चिलचिलाती धूप में आप सभी लोग खड़े हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं गुरु शांतेश्वर मठ, शंकरलिंग देवस्थान, जगत माता होलम्मा देवी, ताई भुवनेश्वरी देवी, करोड़ों भक्तों का कल्याण करने वाली मां सौदत्ती येलम्मा जी, ये सभी को मनपूर्वक नमस्कार कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हिंदू पद पातशाही स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज को भी याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे साथ एक बार जोर से
छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। शिवाजी महाराज जी थे जिन्होंने भीषण संघर्ष कर इस देश में हिंदी स्वराज की स्थापना की और देश भर में कड़ा संघर्ष कर पहली बार स्वराज का मंत्र प्रस्थापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। चिकोड़ी वालों, मैं आपको पूछने आया हूं कि आपको परिवारवादी कांग्रेस चाहिए या परंपरा का वहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए? बोलो भाई, कौन चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी को इस कर्नाटक की जनता ने दो बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मोदी जी ने 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। इसमें मेरे चिकोड़ी वाले और कर्नाटक वालों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है भाइयों, महत्व रखता है। और इस 10 साल में मोदी जी ने हमें जो अपमानित करते थे, हमारी परंपरा को अपमानित करते थे, ऐसे सभी हमारे मान बिंदुओं को फिर से प्रस्तावित करने का काम किया। चिकोड़ी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, एक खड़गे जी और राहुल बाबा जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया तो वो नहीं गई। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन है? मालूम है या नहीं है? अरे युवाओं, मालूम है ना? मगर हम नहीं डरते हैं किसी वोट बैंक से। जो राम का काज करेगा वो ही राम को प्यारा लगेगा। भाई और बहनों, न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, तब से उसका कॉरिडोर नहीं बना था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर बाबा विश्वनाथ का दरबार सजाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। कुदरती आपदा से डिस्टर्ब हमारे केदार धाम और बद्री धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण कर कई सालों तक ये सारे मसलों को रोक कर रखा। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब 80 पार कर गए, मगर आप चिकोड़ी वालों को जान नहीं पाए। चिकोड़ी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मित्रों, जान देने के लिए। भाइयों बहनों, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, भाई पुलिस वालों, वो ऑफिसर उनको रोको जरा, सब ठीक है, आगे जाके डिस्टर्ब मत करो, सारे लोग वहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है।
सब ठीक चल रहा है, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता है? वो काली टोपी पीछे आ जाओ, चलो। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उम्मीद चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो संभल के असमौली में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी मां भगवती केला देवी की, जगत जननी मां भगवती केला देवी की। वंदे वंदे वंदे। संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगत जननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है, और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है, और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश, और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है, वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार, फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार, देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा, तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है
क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वो बनने वाली है, आपकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप बैठे और अगले 5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंचे, 4.5 घंटे में, 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं, कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ किसान। और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था। पहले नारी गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती थी, इनके समय में बेटी और बहन दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ परिवारों में शौचालय, 12 करोड़ घरों को बहनों और भाइयों जोड़ने के लिए उन्हें आज उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और यही नहीं,
जिस गरीब के पास मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जिनके पास आवास नहीं, मोदी जी उनके साथ में है। हर घर नल की योजना भी आज हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। यानी सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याण भी है और इस सब से बढ़कर के आपकी आस्था का सम्मान भी है। दूर मत जाइए, दूर मत जाइए। जब 2017 में मैं आया था, मां केला देवी धाम कई जनपदों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यदुवंशी अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इस पूरा क्षेत्र मां की कृपा से फल फूल तक करके आगे बढ़ रहा है। मां की यहां की रक्षक देवी है। और बहनों और भाइयों, कितना खराब स्थिति में था। मोहन जी ने मुझे उस समय बताया कि यहां लोग कब्जा करना चाहते हैं, पानी नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति थी। और आपने देखा होगा, जैसे काशी विश्वनाथ धाम बना, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ऐसे ही संभल में मां केला देवी के मंदिर और यहां के धाम के विकास के कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह भी तो यहां का एक धाम है। मां की कृपा तो हम सब पर बराबर बनती है। मां थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देती है, सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और बहनों और भाइयों, आज सचमुच मैं और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों लोग जब मां केला देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वे स्वयं अभिभूत थे। वे तो महाकाल की नगरी से स्वयं आते हैं और कह रहे थे, इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य स्थान, इतना दिव्य स्थान, इतना साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, ये जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं, अच्छे लोग जब आगे आते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा ही आता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है। ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आत्मकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आज आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याण को लेकर के, भारत को आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के
मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और विकास होगा। भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और ये स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं। ये करने वाली है कांग्रेस और सपा का गठबंधन। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों पे भी सेंध लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार नहीं करेगी, हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। हमारी पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में सेंध किसी भी प्रकार से और किसी भी दल को नहीं लगाने दिया जाएगा। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।